दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस देश के बारे में जानेंगे जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उभरता हुआ सूरज का देश कहा जाता है, यानी जापान के बारे में। एशिया की पूर्व दिशाओं में स्थित 4 आइलैंड वाला एक देश है जापान। 18 और 19 सेंचुरी में एशिया के सिर्फ इकलौता ही जापान ऐसा देश था जिसने अपनी महानता की गुणगान करके शक्तिशाली यूरोपियन और अमेरिकन ताकतों को अपने सामने घुटने बैठा दिया। दोस्तों एक सवाल उठता है कि जब पूरे एशिया और अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट कॉलोनियल ताकतों से गुलाम बने थे, तब कैसे ये एशिया का एक छोटा सा देश एक मेजर पावर हाउस बनकर उभरा। जापान में आखिरकार क्या हुआ जिसके चलते जापान वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में एक शक्तिशाली देश बनकर युद्ध कर रहा था? आखिर कैसे जापान ने द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और इटली जैसे इंपीरियल पावर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होने की सफल हुआ? आखिर कैसे एक छोटे से आइलैंड वाला देश इतने बड़े बड़े इंपीरियल पावर वाले देशों को न सिर्फ हराया बल्कि वो खुद एक इंपीरियल नेशन बनकर सामने आया? आज हम इस वीडियो में जापान कैसे इंपीरियल पावर बनकर उभरा उसकी रहस्य को जानेंगे। दोस्तों इंपीरियल जापान का फाउंडेशन 23 अक्टूबर 1868 को रखा गया था। इसी दिन एक एरा का अंत हुआ, जापान की इंपीरियल युग की शुरुआत हुई। इसी दिन 17 साल की मेजी एम्परर ने कई सालों से चल रही मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी शोगुनेट की रूल को खत्म करने के लिए जापान में वापस मोनार्की यानी राजशाही को फिर से स्थापित किया गया। इस इवेंट को मेजी रेस्टोरेशन इवेंट कहा जाता है। मेजी रेस्टोरेशन यानी मेजी एम्परर को फिर से उदय होने की वजह से जापान का पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर काफी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों मेजी एम्परर की उदय और शोगुनेट सिस्टम की पतन जापान के लिए एक बड़ा चमत्कार घटना था। तो आइए थोड़ा जानते हैं मेजी एम्परर की उदय होने की पहले की घटनाओं को। दोस्तों जापान हमेशा ही एक मोनार्की रहा है, यानी जापान के ऊपर हमेशा ही राजशाही की चलन होता रहा है। रॉयल फैमिली से आने वाले राजा ही रूल करते थे, लेकिन 1603 से लेकर 1867 तक जापान में शोगुनेट का रूल था। शोगुन का मतलब होती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की राज। 1603 में शोगुन ने राजशाही को खत्म करके मिलिट्री रूल की स्थापना की थी और इस शोगुन रूल की समय काल को ईडो एरा कहा जाता है। शोगुन एरा की शुरुआत 1500 सेंचुरी से ही शुरू हो गया था। वक्त 100 साल तक चली जापान की सम्राट और रिबेलियन के बीच सिविल वार की वजह से जापान एक अनस्टेबल और वायलेंस वाला देश बन गया था। इसी तरह की पावर स्ट्रगल और सिविल वार की वजह से सन 1600 में बैटल ऑफ सेकिगाहरा हुआ, जिसमें टोकुगावा आयेसु नामक एक शोगुन यानी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप पावर में आया। 1603 से लेकर 1863 तक पूरे जापान को टोकुगावा आयेसु की आइडियोलॉजी के अनुसार शोगुन ने जापान को रूल करते थे। तो लगभग 250 साल की मिलिट्री डिक्टेटरशिप शोगुन के रूल के द्वारा जापान में काफ़ी इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गई थी। इसी समय काल के दौरान जापान की सोसाइटी काफ़ी हिस्सों में भी बढ़ चुकी थी। उस समय जापान की सोसाइटी में सबसे बड़ा स्थान शोगुनेट रखते थे। शोगुन राज के समय जापान मिलिट्री में काफ़ी दुर्बल था और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी पीछे था। असल में शोगुन ने जापान में एक ऐसे नियम लगाए थे के तहत कोई भी फॉरेनर जापान में आना और किसी जापानी बाहर जाना पूरी तरह पाबंदी थी। शोगुनेट रूल के द्वारा जापान पूरी तरह दुनिया से आइसोलेशन में था। जो भी इस रूल को नहीं मानता था उसको डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा मिलती थी। इसी तरह के सख्त नियम कानून और शोगुनेट रूल की वजह से जापान पूरी तरह दुनिया से आइसोलेशन में डेवलप हुई। लेकिन दोस्तों 19वीं सेंचुरी में कुछ ऐसे घटना घटी जिसने शोगुनेट रूल यानी डिक्टेटरशिप रूल को पूरी तरह खत्म कर दिया और जिसके बाद मेजी रेस्टोरेशन की शुरुआत हुई। दोस्तों आइए जानेंगे उन इवेंट के बारे में जिसकी वजह से 200 साल की शोगुनेट रूल पूरी तरह खत्म हुई। उस समय जापान सिर्फ व्यापार और वाणिज्यिक सेक्टर में सिर्फ फोकस कर रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर काफी कम होने की वजह से उस समय जापान कई सारे फेमाइन देखे थे। काली रिफॉर्म यानी राजकोषीय सुधार होने के बावजूद भी इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सोशल टेंशन और वायलेंस लोगों के अंदर बढ़ रही थी। लोगों की लिविंग कंडीशन भी काफी खस्ता हालत में था। उस समय ब्रिटिशर्स ने चाइना को कॉलोनाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइना में वेस्टर्न पावर की प्रेजेंस थी और भी उस समय ईस्ट एशिया का माल काफी डिमांड में था, जैसे चाय और गोल्ड। लेकिन ओपियम वार के बाद जब ब्रिटिशर्स ने चाइना को व्यापार करने के लिए कॉलोनाइज किए, उसी तरह पश्चिमी देशों ने भी जापान को फोर्सफुली अपने मार्केट को ओपन करने के लिए जापान के ऊपर दबाव बना रहे थे और इसकी शुरुआत की थी अमेरिका ने। 1853 में यूएस कमांडर विलियम पेरी ने 4 गनबोट के साथ योकोसुका पर पहुंची। पेरी ने हवा में फायर करके जापानीज को डराना चाहा। इस इवेंट को गनबोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। दोस्तों जैसे ही जापान की कमजोरियों को वेस्टर्न पावर को पता चली, तुरंत ही बाकी वेस्टर्न पावर
जैसे कि रशियन, ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर जापान को फ्री ट्रेड करने के लिए धमकाने लगे। और साथ ही वेस्टर्न पावर ने जापान के साथ कई सारे अनइक्वल ट्रीटी भी की, जिसमें सिर्फ इन वेस्टर्न पावर को ही प्रॉफिट होगी। इन कई सारे अनइक्वल ट्रीटियों की वजह से जापान मजबूरी में आकर अपने बाजारों को उन देशों के लिए खोलना पड़ा। शोगुनेट भी इन फॉरेन ताकतों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसके चलते लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गई थी। उस समय दो पावरफुल एंटी शोगुनेट रिबेलियन ग्रुप सात्सुमा और चोसु वेस्टर्न पावर के खिलाफ एक संगठन बना रहे थे और वो समझ गए थे कि यदि वेस्टर्न पावर के साथ मुकाबला करना है तो उन्हें अपने मिलिट्री को वेस्टर्न मॉडर्न हथियारों से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और वो दो रिबेलियन ग्रुप एम्पेरर को भी वापस पावर में लाना चाहते थे और उनकी स्लोगन थी रिवेयर द एम्पेरर और एक्सपेल द बार्बरियन, यानी सम्राट का सम्मान करे और बर्बर लोगों को खदेड़े। ये दो स्लोगन उनकी सबसे बड़ी स्लोगन बन गई थी। दोस्तों, लड़ाई होना निश्चित था, जिसके तहत शोगुनेट और उनकी अपोजिशन रिबेलियन दोनों ग्रुप ने ही वेस्टर्न पावर के खिलाफ अपने मिलिट्री को ट्रेन करना शुरू कर दिए। 1867 में चोसु और सत्सुमा ने दोनों ही अपनी फोर्स को मिलाकर शोगुनेट के खिलाफ जंग की ऐलान कर दिए। इसी सिविल वार को बोसिन वार कहा जाता है। बोसिन वार में शोगुनेट की हार हुई और 1868 में एम्पेरर मेजी ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही जापान की गद्दी संभाली और इस इवेंट को कहा जाता है मेजी रेस्टोरेशन ऑफ जापान। जीरा 1868 से शुरू होकर 1912 में एम्पेरर मेजी के मौत के साथ ये खत्म हुई, लेकिन उनके समयकाल के दौरान आज की मॉडर्न जापान की नींव रखी गई थी। इस मेजी एरा के समयकाल के दौरान जापान काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी में काफी चेंज आए थे। जापान के नियमों के अनुसार मोनार्की को सम्मान देना और साथ ही कैबिनेट सिस्टम को लागू करना ही शामिल था। एम्पेरर मेजी ने वेस्टर्न ट्रेड और कल्चर के लिए अपने सारे दरवाजों को खोल दिए थे और साथ ही सदियों से चल रही जापान की आइसोलेशन पूरी तरह खत्म हो गई। तो मेजी एरा के दौरान ही जापान की मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गई थी। जापान को सबसे बड़ा खतरा समुद्र की साइड पर थी, जिसके चलते जापान ने 1853 में ही बड़े आयरन शिप बनाना शुरू कर दिए। 1860 से ही धीरे धीरे करके जापान की आर्मी और नेवी मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो गई। दोस्तों, जापान की मिलिट्री डेवलपमेंट 3 फेजेस में कंप्लीट हुई। फर्स्ट फेज 1853 से लेकर 1870 तक चला। ये फेज ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल था। सेकेंड फेज 1870 से लेकर 1878 तक चला। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी और नेवी के लिए एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन क्लास बनाया। और तीसरी फेज 1878 से लेकर 1890 तक चला, जिसमें मिलिट्री को देश की पॉलिटिकल और कल्चरल के साथ मिला दिया गया। इस 1870 और 90 के दौरान जापान की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर बढ़ने के साथ देश की इकोनॉमी और सोशल कल्चर स्ट्रांग हो रही थी, जबकि शोगुनेट के समयकाल के दौरान जापान की इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी। लेकिन मेजी गवर्नमेंट ने इसे बदलना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका मेजर गोल था। इसके चलते हेवी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर पर तेजी से काम शुरू कर दिए और 1872 में पहली बार रेलवे की रोड निर्माण की गई। और 1890 आते आते 14,000 किलोमीटर रेलवे लाइन जापान में बिछा दी गई थी। 1880 आते आते जापान की सभी शहरों को टेलीग्राफ लाइन से बिछा दी गई थी। 20वीं सदी आते आते जापान में मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंशियल डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। लेकिन 1880 में गवर्नमेंट के पास पैसा न होने की वजह से गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट पार्टी को देना पड़ा। ये प्राइवेट कंपनी बाद में इंटरनेशनल कंपनी के साथ बराबर हो गए। दोस्तों, उस समय जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थी, लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रियों में सिल्क की हाई डिमांड होने की वजह से जापान ने सिल्क सेक्टर को बढ़ाने दिया। 19वीं सदी का अंत तक आते आते जापान की एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू का 40% सिल्क से आता था। 1907 आते आते जापान ने चाइना को पीछे छोड़कर सिल्क प्रोडक्शन में एक नंबर 1 देश बन गया। जापान की पावरफुल होने की, उसकी फाइनेंशियल कैपिटल के साथ उसकी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एजुकेशन उसकी मुख्य भूमिका थी। 1870 में जापान में एक कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न कल्चर को शामिल किया गया था। दोस्तों, मेजी एम्परर ने लिटरेसी के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिए। मेजी एरा के पहले जापान की लिटरेसी रेट जो 40% थी, लेकिन मेजी एरा के समय जापान की लिटरेसी रेट 80% हो गई। दोस्तों, 1890 आते आते जापान इतना डेवलप हो गई कि जापान आगे चलकर 1894 और 95 में सिनो जापानीज वार में चाइना को बुरी तरह से हराया। सिर्फ हराया कि चाइना की मंचूरिया और ताइवान जैसे एरिया को ही जापान ने कब्जा कर लिया। इसी तरह 1905 में जापान ने रशिया जैसे ग्रेट एम्पायर को भी अकेला हरा दिया। और तो नॉर्थ चाइना से रशिया को खदेड़कर कोरियन पेनिनसुला को जापान ने कब्जा कर लिया। इसी तरह की जापान की ताकत को देखकर पश्चिमी देशों ने जापान से डरने लगे। तो इस तरह की मेजी रेस्टोरेशन की वजह से जापान आज इतना डेवलप हो चुकी है।
है।